हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करूंगी, इस मूवी का नाम है डॉक्टर जी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, डॉक्टर जी, जो आई थी सन 2022 में। और इसमें थी रकुल प्रीत और आयुष्मान खुराना। और इसे बनाया था अभिभूति कश्यप ने, जो अनुराग कश्यप की सिस्टर है। अभिनव कश्यप और अनुराग कश्यप की ये सिस्टर हैं शायद। और इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। हाँ, इन्होंने कुछ फिल्में ज़रूर बनाई हैं और ये फिल्म उनमें से एक थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं चली थी। मैंने इसका ट्रेलर देखा था जब इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जब ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, तो थोड़ा सा इसका वियर्ड कॉन्सेप्ट लगा था, क्योंकि इसमें जो कहानी होती है वो आयुष्मान की कुछ यूं होती है कि एक लड़का बनना तो चाहता है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, लेकिन वो बन जाता है एक गायनिकोलॉजिस्ट, यानी कि महिलाओं का डॉक्टर। जो गायनिक डॉक्टर होते हैं स्पेशली, ज़्यादातर वो फीमेल्स होती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फीमेल्स कंफर्टेबल होती हैं फीमेल डॉक्टर के पास जाकर, गायनी के पास जाकर। पहले के ज़माने में डेफिनेटली जेंट्स ही गायनिकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, क्योंकि एक वो वक्त था जब लड़कियां इतना पढ़ती लिखती नहीं थी। ये सारी जिम्मेदारी लड़कों के कंधे पे थी कि उन्हें हर जगह पर अपनी मोनोपोली रखनी है। लेकिन अब ज़माना काफ़ी बदल गया है। अब ज़माना जो है वो मेंस वर्ल्ड से विमेंस वर्ल्ड में धीरे धीरे जा रहा है। तो कुछ ऐसी ही बातों को मद्देनज़र रख कर इस फिल्म की कहानी लिखी गई और इसे बनाया गया। देखिए, कॉन्सेप्ट तो इस फिल्म का काफ़ी डिफरेंट था, बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि भाई आज भी ये बात तो तय है कि एक फीमेल महिला, एक फीमेल पीड़ित महिला, एक महिला डॉक्टर के पास जाने में ही कंफर्टेबल होती है। चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ। मैं भी कभी नहीं चाहूँगी कि मुझे अगर कोई ऐसी समस्या है तो मैं किसी मेल डॉक्टर के पास जाऊँगी, क्योंकि फीमेल्स के साथ एक कंफर्ट लेवल होता है। जैसे मेल मेल के साथ में अगर कोई मेल को कोई इशू है, कोई पर्सनल, तो वो मेल डॉक्टर से ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बात कर पाएगा। लेकिन उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है कि भाई मेल डॉक्टर जो होते हैं गायनिकोलॉजिस्ट, उनका क्या, उनकी साइकोलॉजी होती है, उन्हें किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें किस तरह के प्रोटोकॉल समझाए जाते हैं कि जब वो किसी फीमेल को एग्ज़ामिन कर रहे होते हैं तो उनके साथ में एक फ़ीमेल नर्स होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि लड़कियां इतना पढ़ती लिखती थी नहीं, लड़के ही होते थे। लेकिन फिर क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी उन्हें मेल डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ ऐसे हादसे हुए जिसमें फिर ये लगने लगा कि भाई ऐसी सिचुएशन में अगर कोई फीमेल डॉक्टर हो तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट लेवल होता है। और प्लस महिलाओं को भी जो है ये मन में ये एक जागा, एक आप कह सकते हैं एक तरीके से, पहले की जो औरतें थीं उन्हें घर गृहस्थी, बच्चे, इन सब में ही रहना अच्छा लगता था। उन्हें अपने वजूद की कीमत ही नहीं पता होती थी। माँ बाप जो हैं उनको यही सिखाते थे कि भाई तुम्हें पैदा होकर जो है वो दूसरे घर में जाना है और मरते दम तक उस घर में रहना है और उस घर वालों की खिदमत करनी है। इसमें भले ही तुम्हारी कोई सुने ना सुने, मतलब ये एक क्राइटेरिया होता था। और फिर थोड़ा बहुत लड़कियों को अगर पढ़ाया भी जाता था तो वो इस वजह से पढ़ाया जाता था कि कल को उनका पति उनको धक्का मारते ससुराल से तो उनके पास जो है एक कुछ, अगर उनको आता होगा, पढ़ी लिखी होंगी, या उनको कुछ हुनर वगैरह, कपड़े सीना, पिरोना, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ अपने कुछ वीडियो पहले। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है लड़कियों को थोड़ा पढ़ाना लिखाना कि अपने पैरों पर वो खड़ी हो सके, आगे बढ़ सके, तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। और
एक फीमेल का डॉक्टर बनना भी बहुत बड़ी बात होती थी एक ज़माने में। आजकल तो खैर बहुत बड़ी बात रही नहीं है, क्योंकि लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उस वक्त जो थे वो मेल ही ज़्यादा डोमिनेट करते थे हर प्रोफेशन में। चाहे वो पहले के ज़माने में जो शेफ़ होते थे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के, वो मेल ही होते थे। बट धीरे धीरे आज सिचुएशन काफ़ी बदल गई है, अब तो ज़माना बहुत आगे निकल गया है। तो इस फ़िल्म में आपको ये देखने को मिलेगा। नॉर्मली अभी हम क्या फ़िल्में देखते हैं कि एक लड़की होती है, वो एक ऑफ़िसर बनने के लिए ट्रेनिंग में जाती है, ट्रेनिंग सेंटर में जाती है, और वहाँ पर इतने सारे मेल्स होते हैं, तो उन मर्दों के बीच में कैसे वो औरत सरवाइव करती है, हम ये देखते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अरे देखो, एक औरत कैसे मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन वहीं एक लड़का गायनिकोलॉजिस्ट बनने के लिए लड़कियों के बीच में जाता है, तो उसकी क्या दुर्दशा होती है। कैसे मतलब एक लड़कों पर एक बड़ा प्रेशर होता है अल्फा बनने का, और अगर लड़के ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, ये काफ़ी चीज़ें मैंने लड़कों के ऊपर देखी हैं कि भाई लड़कों को शुरू से ही बैट बॉल क्रिकेट ये सब में भेजा जाता है, क्योंकि वो गलत भी नहीं है। क्योंकि लड़के क्या होते हैं, वो थोड़े से ना, अक्सर बड़े बुजुर्ग ये बात बोलते हैं कि जितना ज़्यादा लड़का लड़कियों के बीच में रहेगा, उसके हाव भाव जो हैं वो लड़कियों जैसे होने लगेंगे। तो ये प्रेशर भी होता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है। तो इस वजह से लड़कों को हमेशा टाइट रखा जाता है कि भाई जिस लड़के की एक से ज़्यादा बहनें होती हैं, उन लड़कों को थोड़ा घर के बाहर ही रखा जाता है कि तुम दोस्तों यारों में जाओ, तुम अपना जो है अपना लड़कों में रहो, तुम क्या औरतों में रहते हो। और देखने में भी ये सही नहीं लगता है कि कोई लड़का जो है वो इतनी औरतों के बीच में घिरा रहे, बैठा रहे, और साड़ी ब्लाउज़ पेटीकोट की बातें करे, तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि एक बहुत बड़ी मतलब अव्वल दर्जे की व्लॉगर है, जिनका पति घर से निकलता ही नहीं है, कभी सास को, कभी बीवी को, कभी साली को शॉपिंग करवाने के लिए घर से लेके जाता है, तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई तुम औरतों में ही रहते हो, तुम काम नहीं करते, तुम्हें एक अच्छा खासा बिजनेस खोल के दिया है तो तुम वो चलाओ ना, तुम घर में बैठकर क्या करते हो। आप देखें, हम साथ साथ हैं जो फिल्म थी, उसमें जो नीलम का हस्बैंड था, शायद उसका नाम आनंद बाबू था, तो आनंद बाबू की भी क्या कीमत थी। वो अपनी बीवी के साथ आता था, पड़ा रहता था, और कुत्ते की तरह, मतलब एक तरीके से उसका कंपैरिजन कुत्ते से होता था। मैंने ये पहले भी बात कही थी कि जब एक पैरोडी कर रहे थे घर वाले, जब मुनीश बहल की शादी हो रही थी, तो मतलब उसमें दिखाते हैं कि भाई नीलम और उसके हस्बैंड कितने लवी डवी हैं, तो वो गाना चल रहा होता है, और एंड में जो है सैफ अली खान करिश्मा कपूर का पर्स अपने गले में लटका के दोनों हाथ आगे कर लेता है। जैसे कुत्ता खड़ा होता है तो उसके दो हाथ आगे नहीं हो जाते, तो वो एक तरीके से एक्टिंग कर रहे होते हैं नीलम और उसके हस्बैंड की। तो इसमें आप देखिए कि किस तरीके से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो जीजा है वो हमारी बहन का पालतू है। लेकिन वो फिल्म थी और सूरज बरजातिया की फिल्म थी, तो इसमें तो भाई कोई नेगेटिविटी तो होनी ही नहीं चाहिए। मतलब कोई और हस्बैंड हो, कोई अल्फा मेल टाइप का हस्बैंड हो, तो वो कहे कि भाई ये क्या बात है, भाई मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरा कुत्ता नहीं हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ पर तो हस्बैंड्स मतलब बीवियों को सुना के रख देते हैं, मतलब खाने की थाली तक उठा के फेंक देते हैं कि तेरे घर वालों ने तुझे अक्ल नहीं सिखाई, तेरे घर वाले तो मेरी इज्जत नहीं करते, ये मेरी इज्जत है घर के दामाद की। और देखा जाए तो बुरा तो लगता ही है, लेकिन वही वाली बात है कि शादी ब्याह का माहौल में मजाक मजाक में अक्सर लोग सच ही बोल देते हैं। तो ये चीज़ एक सबसे बड़ी रियलिटी है कि भाई जो दामाद है वो देखो बीवी के साथ आया है, सास के लिए जो है वो साड़ियाँ बनवा रहा है, ससुर के लिए जो है कपड़े बनवा रहा है, मतलब उसकी क्या कीमत है। और
मतलब और भी बहुत सारे, मतलब एक उसमें उस कैरेक्टर में चीज़ें थीं जो मैंने शायद जब मैंने हम साथ साथ है का मैंने रोस्ट किया था तब मैंने बातें करी थी कि भाई वही तो बात है कि तुम इतने इतने दिन अपनी बीवी के मायके में पड़े रहो तो तुम्हारा भाई तो तुम्हारी बिजनेस पे तो कब्जा करेगा ही ना। जो मर्द काम करेगा तो फिर वो अपनी धौंस तो जमाएगा ना ऑफिस में। तो तुम ठीक है, तुम अपने भाई के अंडर थे बट तुम कुछ तो काम करते थे। बट वो एक फिल्म है तो बड़े भाई को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैंने अपने छोटे भाई के साथ गलत किया। अच्छा, जो आनंद बाबूजी हैं वो अपने घर से कोई जो है हिस्सा लेकर नहीं निकले कि नहीं मुझे अपने भाई से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता था कि नीलम के घर वाले करोड़ अरबों खरबोपति हैं तो वो मेरा कुछ ना कुछ हिसाब करवा देंगे। नहीं तो भाई अपने ससुराल वालों से पैसा लेने से अच्छा है अपने भाई से पैसा ले लेता कि मुझे थोड़ा बहुत पैसा दे दो जिससे मैं अपनी बीवी और बेटी के लिए एक छत का इंतज़ाम कर सकूं। मैं तो कुछ भी कर लूँगा लेकिन बीवी और बेटी को मैं जो है वो कर दूँगा। मतलब एक गैरतमंद पति तो यही होता है। लेकिन नहीं भाई, वो आ गया अपनी बीवी बेटी को लेकर के अपने मायके में, तो वो सारे उसकी वो कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर यही होता है ना। इसीलिए जो लड़का होता है वो हमेशा अपनी वो एक मेंटेन करके रखता है कि भाई वो अपने, बहुत सारे लड़के कंफर्टेबल नहीं होते अपने ससुराल में जाकर रहने में। वो बात अलग है कि अगर ससुराल दूसरे शहर में है तो फिर मजबूरी हो जाती है कि जाए तो जाए कहाँ। तो ठीक है, अब जा रहे हैं तो वहाँ रुकना पड़ेगा, वरना ज़्यादातर जो ससुराल जो होता है अगर पास में भी होता है ना और अगर थोड़ी दूर भी होता है तो भी लड़के कहते हैं अच्छा मैं तुझे छोड़ आऊँगा और सुबह मैं ले आऊँगा। लेकिन कुछ बीवियां ऐसी होती हैं कि नहीं नहीं तुम रहो, मेरे ससुराल रहो, तुम कंफर्टेबल हो, अरे तुम भी तो इस घर के बेटे हो। अरे भाई, उस औरत को कोई समझाए कि भाई बहू शायद बेटी बन सकती है लेकिन दामाद बेटा कभी नहीं बन सकता। दामाद का अगर आप कह लो कोई साला है यानी कि बीवी का अगर भाई है तो आपको कभी भी दामाद को कभी भी बेटा माना ही नहीं जाएगा। नो मैटर खुद का बेटा कितना कब्बा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी माँ बाप के लिए बेटा बेटा होता है। वो बात अलग है कि बेटा नहीं है तो बीवी का जो हस्बैंड है वो बेटे की तरह लगता है बट उसके बावजूद भी वो पूरे तरीके से बेटा नहीं हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो लड़कों के साथ ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जिसको आप नाइंसाफ़ी भी कह सकते हैं, अत्याचार भी कह सकते हैं, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि समाज, लोग कहते हैं कि औरतों के साथ सख्त है बट सच कहूँ तो मर्दों के साथ भी सख्त है कि भाई अगर कोई वाइफ को ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट करता है तो जोरू का गुलाम, अगर माँ और पिता की जो है रिस्पेक्ट ज़्यादा करता है तो बोलते हैं कि भाई ये तो ममाज बॉय है, ये तो माँ बाप की ही, बाप से ही पूछ के हर काम करता है। लेकिन वहीं अगर लड़की मम्मी मम्मी करती है तो फिर लगता है कि अरे यार कि देखो बेचारी दूसरा घर छोड़ के आई है, माँ बाप के लिए देखो कितना सोचती है। तो ये थोड़ा सा एक पक्षपाती व्यवहार लड़कों के साथ में होता है। और यहाँ पर भी आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ये चीज़ लड़कों के साथ तो गलत होती है क्योंकि इसमें लड़कियों को थोड़ा डोमिनेटिंग दिखाया है, किस तरीके से वो एक लड़के को बुली करती हैं, एक तरीके से रैगिंग टाइप करती हैं। तो ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि ज़माना कितना बदल गया है। मतलब जैसे हम पहले के ज़माने में देखते थे कि 4-5 लड़के एक लड़की को घेर के खड़े हो जाते हैं, हाँ चल ये करके दिखा वो करके दिखा, तो कैसा लगता था। अब बिल्कुल उसका रिवर्स हो गया। तो ये एक रियलिटी भी दिखाने की कोशिश की गई है कि वाकई अब लड़कों के साथ भी नाइंसाफ़ी तो होती है। लड़का होना भी और लड़के के उसमें रहना भी एक बहुत बड़ा टास्क है लड़कों के लिए कि भाई तुम लड़के हो तो तुम अगर कुछ, पहले के ज़माने में तो ना बहुत चीज़ें ऐसी होती थी, अगर कोई लड़का अपनी माँ की किचन में मदद कर रहा है ना तो भी उस लड़के को बड़ा हैरेस किया जाता था, अरे तू तो लड़की है लड़की है। मैंने खुद ने ये बात देखी है कि अगर
किसी माँ का बच्चा, मैंने पहले भी ये बात कही थी, अगर कोई लड़का अपनी माँ की मदद कर रहा है कि भाई तू छत से कपड़े उतार दे, और लड़का जाता है कपड़े उतारने के लिए, तो सारे मिलकर उसको, जो उसके दूसरे कज़न्स वगैरह होते हैं, मतलब एक कहते हैं ना जॉइंट फैमिली में, तो जो मतलब ताई और ताई के बच्चे मिलके, अरे तू तो लड़की है, अरे हो देखो ये तो लड़का लड़की है, अरे तू कोई लड़की है छत से कपड़े उतार रहा है, ये तो लड़कियों के काम है। तो ये कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना कि भाई ये ऐसा मत करो, इक्वल समझो, लेकिन ये हम ही लोगों की इजाज़तें हैं। ये तो मैं खुद अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ कि मतलब फिर उसके बाद जो है लड़के का कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाता है उस बच्चे का, कि मैं अपनी माँ की मदद अगर करूँगा तो मैं लड़की कहलाऊँगा। और आज मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई लड़कों को भी घर के काम सिखाओ। तो ये कितना ज़माने में चेंज आ गया है। वाकई ये वो लोग हैं जो एक वक्त पे कहा करते थे कि भाई लड़की कॉलेज जाएगी तो लड़के पीछे पड़ जाएंगे, तो क्या कॉलेज करने की ज़रूरत है, केक बनाना सीखो, ये घर के काम सीखो, ये कोर्स कर लो, ये कर लो, ऐसे कहकर लड़कियों को दबाए रखते थे। और आज वही लोग कह रहे हैं नहीं नहीं लड़कियों को बाहर निकालो, उनको इंडिपेंडेंट बनाओ। तो ये आप सोच सकते हैं ये लोगों की जो एक सोच है वो कितनी बदल गई है। और हैरानी वाली मुझे कभी कभी बात लगती है कि ये ऐसे लोग हैं कि बेटी के नंबर कम आते थे तो अरे क्या हो गया, ठीक है ना, इतने बहुत है, इसने कौन सी नौकरी करनी है, ठीक है पढ़ी लिखी है, लिख पढ़ सकती है, सिग्नेचर कर सकती है, अब इसके लिए लड़का ढूंढो, अब शादी करो, अब शादी के बाद जो पढ़ा तुमने जो पढ़ा है वो अपने बच्चों को पढ़ाना, वो अपने बच्चों को तुम सिखाना। तो यही होता था, मतलब एक लड़की पढ़ती थी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब आपके सामने मैंने ये सिचुएशन रखी है क्योंकि मैंने खुद ने ये सारी चीज़ें अपने आसपास देखी हैं, तो मेरा तो ये अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो खैर डॉक्टर जी की अगर मैं बात करूँ तो ये डॉक्टर जी यानी कि डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट को एक जी का नाम दिया हुआ है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा है। और इसमें क्या होता है कि आयुष्मान जो होता है वो जाता है पढ़ अपना वो गायनिकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए। तो क्या क्या समस्याएं होती हैं, किस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, ये आपको जानने को मिलेगा। और कैसी मतलब वियर्ड सिचुएशन है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो होती है लड़कों के लिए एक फीमेल पेशेंट को डील करना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। जो ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी कि हाँ कि किस तरीके से अगर हम किसी लड़के को देखते हैं कि ये गायनीकोलॉजिस्ट बन रहा है तो हमारे दिमाग में ना 100 बातें आती हैं कि यार ये लड़का ये डॉक्टर बन रहा है, फीमेल गायनीकोलॉजिस्ट बन रहा है, तो ये कैसे मतलब कैसे उनको डील करता होगा। तो वो सारी सिचुएशन दिखाई है। मतलब कभी अगर आप भविष्य में किसी मेल गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर को देखोगे और अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो आपको उस डॉक्टर के लिए थोड़ा सा आपको पता होगा कि कैसे मतलब ये लोग सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो अगेन एजेंडे को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दिखाई गई हैं। स्पेशली अगर मैं किसी एक चीज़ का नाम लूँ तो कि भाई आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी एक छोटा मोटा हल्का फुल्का अगर आपको फीलिंग हुआ है तो आप उसको जो है फ्लिंग को तो नहीं लेकिन उस फ्रेंडशिप को आप कंटिन्यू कर सकते हो। यानी कि एक रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी, एक शादी हो जाने के बावजूद भी आप बाहर एक बेस्ट फ्रेंड रख सकते हो कि भाई मैं तुझ में बेस्ट फ्रेंड देख सकती हूँ लेकिन मैं हस्बैंड या वाइफ नहीं देख सकती। बहुत से लड़कों को ये कंप्लेंट रहता है कि हमारी गर्लफ्रेंड जो है, वो कहने को गर्लफ्रेंड हमारी है लेकिन वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिताती है। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, जिसमें शुरुआत में जो आयुष्मान है उसको तकलीफ़ होती है लेकिन फिल्म के आखिर में वो भी किसी
कमिटेड लड़की का, शादीशुदा लड़की का बेस्ट फ्रेंड बन के ही रह जाता है, और वो भी बेस्ट फ्रेंड ही बना रहना चाहता है, वो कोई लाइफ पार्टनर या शादी करना नहीं चाहता। तो ये चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, जो मुझे नहीं समझ में आई, ना ही पसंद आई है। बाकी ओवरऑल ये फिल्म ठीक ही है, मैं बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, एक एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको देखने को मिलेगा। और शेफाली शाह, ओ माय गॉड ये पता नहीं कि कौन सा, मतलब मैं गिन रही हूँ कि मैंने कितना शेफाली शाह के प्रोजेक्ट को डिस्कस किया है। मतलब शबाना आज़मी जी के बाद शेफाली ही हैं, मतलब मेरी अगली, मतलब सेलिब्रिटी कह लो, पर्सनालिटी कह लो, जिनको मैंने सबसे ज़्यादा अपने चैनल पर डिस्कस किया है, क्योंकि मैंने उनके काम को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसमें भी शेफाली का रोल काफ़ी अच्छा है। वो एक तरीके से आयुष्मान को ट्रेन करती हैं। और रकुल प्रीत का भी काम अच्छा है, रकुल प्रीत को काम करना आता है। वो एक साउथ सिनेमा से आई थी, और फिर उसके बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो कुछ 11-12 साल से काम कर रही हैं, और जैकी भगनानी की बीवी बन चुकी हैं। तो एक तरीके से उनका जो चेहरा है वो मुझे सरगुन मेहता के चेहरे से काफ़ी मैच होता हुआ दिखता है, क्योंकि सरगुन मेहता भी टेलीविज़न में काम किया करती थी, और अब वो पंजाबी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री हैं। और उनके पति रवि दुबे भी फिल्मों में, टेलीविज़न में काफ़ी, मतलब उन्होंने नाम बना चुके हैं। और अब दोनों मियाँ बीवी का एक प्रोडक्शन हाउस भी है, तो काफ़ी मतलब पॉपुलर हैं, और उनके रील्स वगैरह भी वायरल होते रहते हैं। तो मुझे रकुल की शक्ल में सरगुन दिखाई देती है, कभी कभी मुझे सिमिलैरिटीज़ लगती है, आप लोगों का मुझे नहीं पता। तो इस फिल्म में और भी कलाकार हैं जिनकी भूमिकाएं छोटी हैं, कम हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी हैं। मुझे शीबा चड्ढा का काम भी अच्छा लगा, जो इसमें आयुष्मान की मदर का रोल करती हैं। ये हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या की बहन बनी थी, जो शादी के बाद जो है वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। एक्चुअली इन्हीं को भगाने के चक्कर में जो ऐश्वर्या के पिता के सामने ऐश्वर्या और सलमान का जो है वो रिश्ता ओपन हो गया था, एक्सपोज हो गया था। तो ये वही वाली शीबा चड्ढा है, और मैं बहुत टाइम से इन्हें फिल्मों में, टेलीविज़न में देख रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस और काफ़ी नेचुरल एक्ट्रेस हैं। मुझे ज़्यादा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता, ये मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, बच्चा है, नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना मैंने इनका कोई पॉडकास्ट सुना है। तो मैं इनको लेकर ज़्यादा तो कुछ बात नहीं बोलूँगी पर्सनल फ्रंट पर। लेकिन ये काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, और थिएटर से भी शायद ये जुड़ी हुई हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो काम दिखता है। और आयुष्मान की जर्नी के बारे में मैं क्या बात करूँ, आयुष्मान ने भी टेलीविज़न से शुरुआत करी, रोडीज सीज़न 2 के विनर रहे, फिर उसके बाद इन्होंने कई शोज़ को होस्ट किया, इंडिया गॉट टैलेंट को भी इन्होंने होस्ट किया, और करते 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 सन 2012 में इनको मिली विकी डोनर, जिसके बाद तो इनके वारे न्यारे हो गए। फिर इन्होंने एक गाना भी गाया, मतलब पानी दा रंग वेख के, जो उस टाइम पर बहुत बड़ा हिट हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि आयुष्मान की जो जर्नी है फिल्मों की, वो बड़ी डिफरेंट रही है। वो कभी भी एक माचो टाइप के हीरो नहीं रहे हैं, उन्होंने हमेशा अपने सब्जेक्ट पर काफ़ी ध्यान दिया है। जैसे कि उनकी अंधाधुन जो पिक्चर आई थी तब्बू के साथ में, बहुत ही अच्छी मूवी थी। मतलब आप कह सकते हैं कि मैंने शायद ये आखिरी मूवी थी जो थ्रिलर देखी थी आज के ज़माने की, 2018 या 19 की बात है, मैंने ये फिल्म देखी थी, और सच में फिल्म बहुत अच्छी थी। मतलब जो थ्रिलर, एक्साइटमेंट जो एक वो चाहिए होता है मुझे एक फिल्म देखने के लिए, एक थ्रिलर मूवी देखने के लिए, वो सारे एलिमेंट मुझे इस मूवी में दिखे थे। तो आयुष्मान का जो चॉइस है फिल्मों का, वो शुरुआती दौर में तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो चॉइसेस काफ़ी बदल गए, अलग हो गए, जो पब्लिक को पसंद नहीं आए। आई थिंक इनका और राजकुमार राव का ना पैटर्न मुझे एक ही लगता है। दोनों ने मतलब एक तरीके से काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे पिक्चरें की हैं।
जिसमें इनको कभी कामयाबी मिली, कामयाबी नहीं मिली। और आयुष्मान की एक फ़िल्म भी आई थी जिसमें नीना गुप्ता थी, मतलब जिसका गाना बधाई हो करके। और जो राजकुमार ने फ़िल्म की थी, राजकुमार राव ने, वो शायद बधाई दो करके थी, बधाई हो, बधाई दो, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, आप बताइएगा। तो मुझे काफ़ी इन दो एक्टर्स का पैटर्न, चॉइस ऑफ मूवीज़ काफ़ी सिमिलर लगता है। बट ठीक है, दोनों एक्टर अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं और दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो नाम बनाया है। और अभी भी वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, नो मैटर उनके काम को पसंद किया जाए या ना जाए, लेकिन उनको काम तो मिल रहा है, उन्होंने एक पहचान तो बना ली है। बड़े बड़े लोगों के बीच में उनका उठना बैठना तो है ही है। और आयुष्मान के जो पिता थे वो एक एस्ट्रोलॉजर थे, और मैंने उनको शायद कभी देखा था टीवी पर, प्रेडिक्शंस वगैरह उनकी आती थी, बट मुझे नहीं पता था कि ये आयुष्मान के फादर हैं, जिनकी 2024 में डेथ हो गई। और बस, और आयुष्मान के दो बच्चे हैं, और उनकी वाइफ भी काफ़ी अच्छी राइटर हैं, और काफ़ी उनको भी हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से एक मतलब काफ़ी अच्छा वो एक रसूख बॉलीवुड में वो मेंटेन उन्होंने भी किया हुआ है। ताहिरा नाम है शायद उनका, मुझे याद नहीं है। और आयुष्मान का जो छोटा भाई है, पता नहीं क्या नाम है उसका, मुझे वो भी ए से ही है, और अपरीक्षित खुराना करके है, कुछ नाम ऐसा ही है। मैं थोड़ी सी, अपार शक्ति है शायद, हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वही है। तो वो भी जो हैं काम करते हैं, और उनकी भी कहीं ना कहीं मतलब एक्टिंग में इंटरेस्टेड वो हैं और रहे हैं, और उन्होंने भी कुछ काम किए हैं बॉलीवुड में, लेकिन लीड हमेशा आयुष्मान ने ली है। और जो मतलब बॉलीवुड में ना बहुत कम ऐसे सिबलिंग्स हैं जो एकदम एक जैसी पोजीशन पे रहते हैं। नॉर्मली अगर मैं करिश्मा कपूर और करीना को हटा दूं, तो उसके बाद जितने भी जो सिबलिंग्स आए हैं, उनमें से एक हमेशा आगे रहा है और दूसरा बहुत पीछे रहा है। अब इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता, डेस्टिनी है या कोई आपस की राइवलरी होती है। लेकिन जो अपार शक्ति हैं, उनका हमेशा से उनको पता था कि उन्हें कैरेक्टर रोल्स ही करने हैं, मतलब उनको कभी लीड में नहीं आना है। उनका एक मतलब फिल्म भी आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बर्लिन करके, Z5 पे, जो मैंने नहीं देखी, जो मुझे इंटरेस्टिंग लग ज़रूर रही थी, पर मैंने वो देखी ही नहीं, ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं देख पाई। तो वो भी एक्टर, तो वो भी अपार शक्ति भी अच्छा एक्टर है, लेकिन वही वाली बात है कि ठीक ठाक वो भी काम, ठीक ठाक तो नहीं, अच्छा काम वो भी करता है, लेकिन वो मेन लीड में नहीं है, वो साइड लीड में है। तो ये एक आपस की एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई मुझे बस काम करना है, और एक भाई को है कि मुझे फ्रंट फुट पे दिखना है। तो ये एक आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं बनेंगे, मैं ऐसे साइड रोल, कैरेक्टर रोल्स में भी खुश रहूँगा, तू मेन लीड कर लियो। तो हो सकता है ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी दोनों भाइयों की रही हो, या फिर वाकई करना चाहते हो अपार शक्ति लीड, पर उनको मिल नहीं रहे हो, या फिर क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, दोनों भाई एक ही प्रोफेशन में हैं, दोनों को पब्लिक जानती है, ये एक बड़ी बात कहलाती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक सिबलिंग जो है वो ज़्यादा हावी रहता है, जैसे शिल्पा शेट्टी ज़्यादा हावी रहती हैं, शमिता शेट्टी थोड़ा बैकफुट पे रहती हैं, तनीषा और काजोल को देख लीजिए। तो ये सारे मतलब सिबलिंग्स का यही प्रॉब्लम होता है कि बहुत कम ऐसी फैमिली है, जैसे कि काजोल की मदर थी और मासी, दोनों मतलब एक ही पोजीशन पे थी। नूतन भी अपने टाइम की ज़बरदस्त एक्ट्रेस हुआ करती थी, और तनुजा भी अपने वक्त की एक काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी। तो ये पहले चीज़ें डिफरेंट होती थी, बट अब क्या है, धीरे धीरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफ़ी बदल गई है। तो आई डोंट नो क्या पॉलिटिक्स चलती है। तो ये पूरी फिल्म है, और फिल्म के गाने कोई खासे तो हैं नहीं, और फिल्म आप अकेले बैठकर ही देखिएगा, किसी के साथ तो मत देखिएगा, स्पेशली अपने फैमिली के साथ तो मत देखिए, दोस्तों के साथ देख सकते हैं,
लेकिन अकेले देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और एक टाइम पास मूवी है, और इसमें इंद्रनील भी हैं, इंद्रसेन नील जो बरखा के हस्बैंड हैं, एक्स, वो भी हैं। और आयुष्मान की ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आते हैं इस प्रोफेशन में आने के बाद, और जो सिखाया जाता है कि भाई एक मेल डॉक्टर कि मेल टच को कैसे मतलब एक डॉक्टर टच में कन्वर्ट किया जाए, तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। और वो क्यों होती है उसका भी एक इंसिडेंस फिल्म में दिखाया गया है, और काफ़ी अच्छे से शेफाली शाह ने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि क्या एक मेल डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो स्पेशली गायनिकोलॉजिस्ट बन रहे हो। तो काफ़ी अच्छी ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी मुझे अच्छी लगी। कॉन्सेप्ट मुझे उस टाइम पर वियर्ड लगा था जब मैंने पहली बार इसका प्रोमो देखा था, और शायद यही वजह है क्योंकि कोई चीज़ जो डिफरेंट होती है वो थोड़ा सा उसे एक्सेप्ट करने में टाइम तो लगता है। लेकिन ये जो बॉलीवुड है, इसको पता होता है कि पब्लिक अभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट आगे 10 सालों के बाद वैसा ही समा माहौल देखने को मिलेगा जो हम दिखाना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले समय में मेल गायनिकोलॉजिस्ट ही ज़्यादा देखने को मिले। आई डोंट नो, क्योंकि क्या बॉलीवुड मैसेज देना चाहता है, क्या बॉलीवुड के हिडन एजेंडे होते हैं, वो सब आपको पता ही है। तो है कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक आपको लग सकती हैं, वियर्ड लग सकती हैं, डिस्टर्बिंग लग सकती हैं, थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल हो सकते हो, लेकिन ठीक है, मतलब एक टाइम पास भी है, कुछ नया कॉन्सेप्ट भी है, कुछ नया प्लॉट है। तो अगर आप कुछ नया ढूंढ रहे हो, कुछ नई चीज़ों को आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, अपनी आँखों को कुछ एक्सपेरिमेंटल दिखाना चाहते हो, तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। और वन टाइम वॉच मूवी है, एक बार देखो और उसके बाद बंद कर दो, ख़त्म कर दो। जैसे मैंने पिक्चर देखी, फिर बंद कर दी, फिर उठा लिया मैंने अपना पॉडकास्ट बनाने के लिए अपने हथियार की, चलो भाई अब मुझे पॉडकास्ट बनाना है, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, तो इस वजह से भी मुझे देखना पड़ता है। तो ठीक है, ओवरऑल एक ठीक ठाक मूवी है, और नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी बड़े आराम से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। और अगर मैं कुछ बोलना भूल रही हूँ तो पता नहीं, क्योंकि बस मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो बस शुरू कर देती हूँ, मैं आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं देखती हूँ। तो बहुत कुछ होता है दिमाग में, लेकिन निकलता वही है जो निकलना होता है। फिर पॉडकास्ट अपलोड करने के बाद मुझे ध्यान आता है, अरे ये नहीं बोला, अरे वो नहीं बोला। तो खैर, वो बस अब मैं ज़्यादा और लंबा नहीं करूँगी। तो अच्छी कहानी है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मैंने काफ़ी एक बड़ी चीज़ जो है वो अभी भी मैंने डिस्कस नहीं करी है, क्योंकि वो एग्जैक्टली क्या चेंजेस आते हैं, वो क्या एक चीज़ होती है जिससे आयुष्मान को अपने इस गायनिकोलॉजिस्ट होने पर, और कैसे उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को हम खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, या नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा हमें अनकंफर्टेबल करती है। जब हम किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर कंफर्टेबल हो गए ना, तो कोई भी हमें किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए हमें कुछ नहीं बोल सकता। मैंने खुद ने पर्सनली ये चीज़ देखी है, अगर मैं किसी चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं हूँ, मैं ये है, ये यही है और यही होगा और इससे आगे कुछ नहीं होगा। जब आपको ये क्लैरिटी आ जाती है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई मुझे यही करना है, यही मेरे लिए सही है, और मैं खुद जो कर रहा हूँ मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो सही है, तो फिर आपको किसी के भी ओपिनियन मैटर नहीं करते। क्योंकि जब तक आप जो कर रहे हो उसे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, तो फिर आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे, कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। तो ये एक मैसेज है। और ये चीज़ें क्यों आयुष्मान की इस फिल्म में आती हैं, वो जब आप ये फिल्म देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। मैं कुछ भी इसको नहीं बताऊंगी। बहुत सारे लोगों ने, मुझे यकीन है, ये फिल्म नहीं देखी होगी, तो मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म देखें।
अच्छा कंटेंट है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप इसे अगर इग्नोर भी कर देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप एक बार देख लेंगे तो भी कोई आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ कहना चाहती हैं अपना ओपिनियन तो कमेंट कर दीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको किसी और के साथ शेयर करना का मन कर रहा है तो ज़रूर कर दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ। तो बस इंतज़ार कीजिए और मैं फ़ौरन हाज़िर होंगी कुछ समय बाद तो नया वीडियो लेके। तो बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे।